क्लाइंट आया आपके पास, उसने आपको स्टोरी बताई कि उसकी जो भी था A to Z, और आपने उसको क्लू को पकड़ा तो फिर वहाँ पे कुछ और ही बड़ी चीज़ निकल के आ गई, ऐसी कोई स्टोरी हो आपके पास? तो हमें पता चला कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर नहीं है, बीवी का एक लड़की के साथ अफेयर चल, लड़की के साथ था। वैसे ये सर, ये जो आपने स्कैम बताया ये थाईलैंड में भी चलता है। वहाँ पे जो गर्ल्स खड़ी होती हैं रेस्टोरेंट के बाहर, आप उनके साथ अंदर जाएंगे तो अलग मेन्यू शो होगा, आप सिंगल जाएंगे तो अलग मेन्यू शो होगा। ये बताइए सर, जो मैरिटल अफेयर्स होते हैं या चीटिंग के केसेस होते हैं वो क्यों होते हैं? मतलब चीटिंग कोई अपने पार्टनर क्यों करता है? कुछ हम अपना सिस्टम लगाते हैं गाड़ी में, गाड़ी को बग करते हैं जिससे कि गाड़ी का कंट्रोल हमारे पास आ सकता है। सर एज अ डिटेक्टिव, आप कल कंट्रोवर्सी चल रही है लॉरेंस बिश्नोई की, और उनके कि जितनी बार भी सलमान खान वॉशरूम जाता है उनको वहाँ तक ही पता है कब कब वो कितनी बार जाता है। एक लड़के की कितनी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं? 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ। बट मैंने देखा है, जो मेरे पास केसेस भी आते हैं, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, तो एक लड़की के 10-10, 12-12 बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़की उस रेस्टोरेंट वालों के साथ मिली होती है, वो स्कैमर होती है, उसका काम ही ये होता है कि डेटिंग ऐप पे लड़कों के साथ बातचीत करनी है, उनको उस रेस्टोरेंट तक लेके आना है और एक अच्छा खासा उनका बिल बनाना है और फिर उसमें से कमीशन ले लेना है। सर स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। हाँ जी, तो सर मैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है सर, आपकी ये जर्नी कैसी रही डिटेक्टिव की? मतलब कि अगर बचपन में देखा जाए तो हर किसी का सपना होता है, कोई पायलट बनने का होता है, किसी का डॉक्टर, इंजीनियर। आपने ये जर्नी कैसी रही डिटेक्टिव बनने की? क्या सोचा था कि मुझे डिटेक्टिव बनना है या सडनली बन गए? मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आया, मेरा कोई इरादा भी नहीं था इस फील्ड में आने का, लेकिन जब पेट को भूख लगती है तो हम बहुत सारे रास्ते खोजते हैं। कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो जब मैं दिल्ली आया था तो मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो मैं करना चाहता था वो कर नहीं पाया, और मुझे काम की तलाश थी। तो क्योंकि हम नॉवेल्स वगैरह पढ़ते थे तो उस वजह से मुझे डिटेक्टिव्स के बारे में नॉलेज थी, थोड़ी पता था, थ्योरेटिकल नॉलेज थी। तो जब मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि मैं फील्ड एजेंट का काम कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ये रास्ता चुना। और जब मैं किसी कंपनी में गया, जो मेरी पहली कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया मेरा, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई। ओके सर, जैसे कि आपकी है ना, आपने 7,000 से प्लस केसेस सॉल्व करे हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के आते हैं? ज़्यादातर केसेस, अगर सभी केसेस में बात करें तो पोस्ट मैट्रिमोनियल इश्यूज जो हैं, शादी होने के बाद वाले इशू, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज, चाइल्ड कस्टडीज के इशू, डिवोर्स के इशू, ये ज़्यादातर होते हैं हमारे पास। ओके एंड सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका कोई कोर्स होता है डिटेक्टिव बनने के लिए? जैसे कि अगर हमारी ऑडियंस देख रही है और उनको देख के जिज्ञासा हो मन में कि मैं भी एक डिटेक्टिव बनूं, या फिर इसका कोई कोर्स होता है या कोई स्टडी होती है, या फिर आप हायरिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, वो बताइए सर ऑडियंस। मैंने तो देखिए कोई कोर्स किया नहीं, मैंने तो ऑन जॉब ट्रेनिंग ली, और मैंने काम करते हुए ही सीखा कि काम कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, कैसे कैसे केसेस होते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, कैसे फील्ड एजेंट काम करते हैं रियल लाइफ में। अभी कुछ मैं सुनता हूँ कि कुछ लोगों ने कोर्सेज शुरू किए हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि जब तक आप फील्ड में काम नहीं करोगे, थियोरेटिकल आपको उतना पता नहीं चलेगा। तो हमारे पास बच्चे आते हैं कई, जिन्होंने कोई ना कोई कोर्स किया होता है किसी इंस्टीट्यूट से। अभी कुछ इंस्टीट्यूट साइबर क्राइम को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कोर्स करवाते हैं, तो उसमें वो डिटेक्टिव का भी कुछ पुट डाल देते हैं। किसी डिटेक्टिव को वो हायर कर लेते हैं, अपना लेक्चरर बना देते हैं उनको, और गेस्ट लेक्चरर बना देते हैं, तो वो उनको ले आते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी का मेरे पास कुछ साल पहले इनविटेशन आया था, तो उन्होंने मुझे इसके लिए इनवाइट किया था गेस्ट लेक्चरर के लिए, बट टाइम मेरे पास नहीं था, तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं बच्चों को बहुत कुछ सिखा पाऊँगा, एज थ्योरेटिकल नॉलेज दे पाऊँगा, तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया था उनको। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है। लोग, अगर प्रोसेस की बात करें तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, तो पहले तो उनको ये अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो इतने ब्रूटली ऑनेस्ट हैं कि अगर उनके पास कोई भी किसी भी तरीके का लालच देगा तो वो टूटेंगे नहीं,
चाहे वो पैसे का हो, चाहे किसी और चीज़ का लालच हो, या वो डरेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी ईमानदारी परखनी बहुत ज़रूरी है कि आप ईमानदार हो या नहीं। हर कोई कहता है अपने आप को ईमानदार, बट बहुत कम लोग ईमानदार होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये हमको तो पता ही है कि हम ईमानदार हैं या नहीं है। लोगों के चाहे हम कह दें कि हम ईमानदार हैं, लेकिन अंदर से हमें पता है कि हम कैसे हैं। तो सबसे पहले जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि वो ईमानदार है या नहीं है। दूसरा ये है कि वो हार्ड वर्कर हैं या नहीं है, लेबोरियस हैं या नहीं है, क्या वो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और तीसरा, क्या उनके अंदर बहुत सारे पेशेंस हैं, वो किसी को वॉच करना है, स्टैटिक वॉच करना है, सर्वेलेंस करना है, किसी के बारे में पता लगाना है, तो क्या वो बहुत देर तक, जैसे हमारे फौजी लोग होते हैं, जब वो अपना किसी ऐसे रिमोट एरिया में होते हैं, जंगल में होते हैं, तो वो दुश्मन को देखने के लिए बहुत समय तक 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, और उनके पास बहुत कम खाना होता है जिससे कि वो अपना गुजारा करते हैं। तो क्या वैसे पेशेंस हैं कि आप वेट कर सकते हो इतनी लंबी किसी के बारे में जानने के बारे में, और क्या उतने पेशेंस आपके अंदर अगर हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप किसी अच्छी कंपनी में जाके इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप आपको मिल सकती है, 6 महीने के आसपास इंटर्नशिप होती है। तो अगर इंटर्नशिप आप क्लियर करते हो, जिसमें आपकी ईमानदारी भी देखी जाएगी, आपका हार्ड वर्किंग भी देखी जाएगी, आपके पेशेंस भी चेक किए जाएंगे, तो अगर आप क्लियर करते हो तो फिर वो आपको जूनियर इन्वेस्टिगेटर या जूनियर फील्ड एजेंट की पोस्ट आपको दे सकते हैं, और फिर आप अपना कैरियर उसमें बना सकते हो। कैरियर अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि अभी इंडिया में डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ पे बहुत अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। ओके। एंड सर, जो भी बच्चे आपके पास आते हैं जॉब के लिए, तो आपने उनको हायर कर लिया, देन आप उनके ऊपर भी जासूस लगाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये सही से जासूसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिटेक्टिव का काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आज से कुछ साल पहले जब मतलब लोग आते थे हमारे पास, हम ऐसा बीच बीच में करते थे, लेकिन जो हमारी काउंसलिंग होती है, जो हम बातचीत करते हैं, जैसे हमने किसी को कोई टास्क असाइन किया जूनियर इन्वेस्टिगेटर को, पहले तो इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में तो उनको कोई काम ऐसे फील्ड का दिया नहीं जाता है, उनको ऑफिशियल एज अ रिसर्च एनालिस्ट का काम दिया जाता है, जो कि वो भी इंटर्नशिप में होता है, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि हमारा कोई क्लाइंट का डेटा उनके पास ना चला जाए, क्योंकि हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो हम एक लेयर प्रोटेक्शन की बना के रखते हैं कि उनके पास कोई ऐसा डेटा ना हो, या हमारे जो पुराने केसेस हैं उनके ऊपर हम काम करके देखते हैं, या हमारे पास कुछ डमी केसेस होते हैं जिनसे हमें कोई ख़तरा नहीं होता, तो हम अपने जो नए लोग होते हैं इंटर्नशिप वाले, उनसे वो काम करा के देखते हैं, और देखते हैं कि कितना सफाई से, कितना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कभी कभी उनको लालच भी देते हैं, कभी कभी उनको आजमाते भी हैं कि वो ईमानदार हैं या नहीं है, कितने हार्ड वर्किंग है, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है ना। तो जब वो प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर हम उनको केसेस देना शुरू करते हैं। तो फिर कई बार हमारे जो सीनियर इन्वेस्टिगेटर हैं उनके ऊपर नज़र भी रखते हैं, वो देखते भी हैं कि ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो सिक्रेसी का इशू होता है, तो लेकिन हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं अपने लोगों को देखने के लिए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो हमें बातों बातों में पता चल जाता है कि इसने कितना अच्छा काम किया, या ये कैसा काम कर रहा है, आगे क्या करने वाला है। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया तो हमें पता चल जाता है उनके बारे में। ओके सर, आपने इतने सारे केसेस सॉल्व करे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मुझे 2-3 केसेस ऐसे बताएं जिसको सॉल्व करने में आप भी शॉक हो गए हों कि एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने आपको स्टोरी बताई कि उसकी जो भी था A to Z, और आपने उसको क्लू को पकड़ा तो फिर वहाँ पे कुछ और ही बड़ी चीज़ निकल के आ गई। ऐसी कोई स्टोरी हो आपके पास? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास जिसमें क्लाइंट जो है वो कुछ और सोच के आया होता है और निकलता कुछ और है। अभी ज़्यादा स्टोरीज़ मैं इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सिक्रेसी का रहता है, लेकिन जनरल में आपको बता पाऊँगा। अभी जो हम एक केस देख रहे थे अभी हाल ही में, तो हमारे पास एक केस आया पोस्ट मैट्रिमोनियल का,
दो लोगों की शादी हुई और अभी बहुत समय नहीं हुआ था, 2-3 महीने हुए थे शादी हुई को। और बीवी जो है वो पति से नाराज़ रहती थी। नाराज़ क्यों रहती थी कुछ पता भी नहीं है, पति को कुछ नहीं आइडिया कि ये नाराज़ क्यों है। तो लेटर ऑन पति को लगा कि शायद इसका कोई अफेयर चल रहा है या इसका कोई प्री मैट्रिमोनियल अफेयर था, जिसकी वजह से इसकी शादी मुझसे हो गई और ये इस वजह से मुझसे नाराज़ है। तो उसने हमें हायर किया इस चीज़ के लिए। तो लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि इसका कोई अफेयर नहीं है। हमने हस्बैंड को बताया, तो फिर मेरे तक बात आई, मेरे को पता चला। मैंने कहा कि मैंने हस्बैंड से बात की और बहुत डिटेल में बात की। डिटेल में बात करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो है जो हमें अभी पता नहीं है। तो हमने उसको री इन्वेस्टिगेट किया केस को। तो हमें पता चला कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर नहीं है बीवी का, एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। लड़की के साथ था वो। मीन्स आप कह सकते हो कि वो बाइसेक्सुअल लड़की थी या लेस्बियन। हाँ, तो उस तरीके का एंगल था उस केस में जो हमने इन्वेस्टिगेट किया। फिर हमने उस लड़की का पता लगाया कि किसके साथ इनका अफेयर है, किससे ये टच में है और ये किससे मिलती है। जाके हमने जब फॉलो किया तो हमें पता चला कि अच्छा एक लड़की से मिलती है ये। तो वो रिपोर्ट हमने दी। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं अलग अलग, जो हमें कई बार क्लाइंट को कुछ लगता है और निकलता उसमें कुछ है, अलग निकलता है कुछ ना कुछ। ओके। एंड सर कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने कोई केस सॉल्व कर रहे हैं आप, और फिर वो जाके कुछ मतलब वहम आ गया किसी के मन में, जैसे हस्बैंड के मन में वहम आ गया। अब आप उसको बोलोगे कि नहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वाइफ ठीक है, लेकिन उसके मन में वहम है, वो कैसे दूर करते हैं सर? हम कोई ज्योतिष तो है नहीं कि क्लाइंट हमारे पास आएगा और हम उनको बोल देंगे कि कुछ है नहीं ऐसा। हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, उसके साइंटिफिक लॉजिक्स हैं। तो जब हम उस प्रोसेस को पूरा करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि अच्छा कुछ नहीं है, और वो प्रोसेस हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि हमने कैसे कैसे पता किया, क्या क्या पता किया और क्या क्या उसमें निकला। तो अगर मेरे को पता हो कि इनका अफेयर नहीं है और मैंने उसके ऊपर ईमानदारी से काम किया है, तो मैं क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूँ कि जो मेरी रिपोर्ट है सही है, और उसको जो उसका डाउट है वो छोड़ देना चाहिए और अपनी बीवी के साथ प्यार से रहना चाहिए। फिर कई बार हम क्लाइंट की काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि क्लाइंट को खामखा डाउट हो जाता है, ठीक है, कुछ कारण होता नहीं है उसका, लेकिन उसको डाउट हो जाता है क्योंकि वो कई बार अपनी बीवी को लेके जजमेंटल हो जाता है। जैसे लेट्स सपोज उसने पूछा कि अच्छा तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी थी, तुम ऑफिस में काम करती हो, तुम्हारी ऑफिस लाइफ कैसी थी, तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का नहीं आया। अब ये तो डिपेंड करता है लड़की के ऊपर कि उसकी लाइफ में कोई लड़का आया या नहीं आया। आया तो 2 आए, 4 आए, 10 आए, कितने आए लड़के। तो अब वो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपके साथ शेयर करना चाहती है या नहीं करना चाहती। वो आपको आपके ऊपर इतना विश्वास करती है, इतना ट्रस्ट करती है कि अगर वो आपसे अपनी कोई शादी से पहले की मैरिज लाइफ डिस्कस करेगी तो आप उसको कैसे लोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे उसके बारे में पता करने के बाद, या कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसको 100% आपके ऊपर ट्रस्ट है कि शादी से पहले जो कुछ भी हुआ वो उसका पास था, तो वो हो सकता है आपके साथ पास शेयर करे। लेकिन अगर उसको एज अ हस्बैंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है तो वो आपके साथ कुछ नहीं शेयर करेगी। ओके। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके सर, जैसे आपने बताया कि शादी के, तो मेरा एक क्वेश्चन इसमें से निकल के आ रहा है। तो शादी, जैसे लड़का और लड़की की शादी हो रही है, तो आपके पास वो आते हैं कि लड़की को चेक करिए, इसने जो बताया डिटेल्स सही है, या लड़की आती है कि लड़का बता रहा अमीर है, ये चेक कीजिए, इस टाइप के केसेस आते हैं? हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन है, क्योंकि क्या होता है कि जब 2 लोगों की शादी हो रही होती है। सर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाइएगा इसमें। जब 2 लोगों की शादी हो रही है तो वो बहुत सारा झूठ बोल देते हैं। मतलब सभी में नहीं, सभी केसेस में नहीं, लेकिन मोस्टली केसेस में झूठ बोल देते हैं, ठीक है। घर अपना है या नहीं है,
जॉब कैसी है, सैलरी क्या है, सैलरी 30,000 रुपये होगी तो बोल देंगे 50,000 है, उनको लगता है 30,000 बोलेंगे तो लड़की की 50 सैलरी है तो वो तो मना करेगी कि मैं कम सैलरी वाले लड़के से शादी नहीं करूँगी। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं, बहुत सी ऐसी केसेस हैं जिसमें लोग हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल केसेस लेके भी आते हैं और पोस्ट मैट्रिमोनियल लेके भी आते हैं। हम प्रमोट करते हैं कि आप शादी से पहले जांच जरूर करा लें, ठीक है, ताकि आपको शादी के बाद हमारे पास ना आना पड़े। लेकिन आम लोगों को लगता है कि हम इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट होते भी हैं वो, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है चेकअप कराने के लिए। आपके पेट में दर्द हुआ, आप केमिस्ट के पास गए, आपने दवाई ले ली, आपको लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके पेट में दर्द क्यों हुआ। कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हुआ, तो उसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको डायग्नोज नहीं करोगे तो अभी तो आपने उसको दवाई से दबा दिया, लेकिन कल को वो प्रॉब्लम जो है फिर उठ के आएगी, जो कि आपके लिए बड़ा पेनफुल साबित हो सकता है। तो इसलिए हम सबको ये गुजारिश करते हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं या जो पोटेंशियल क्लाइंट हमारे पास लीड्स आती हैं, या हम अलग अलग माध्यम से, जैसे मैं अभी आपके पास आया तो मैं बोल भी रहा हूँ कि जो भी आपके सुनने वाले हैं और अगर वो शादी करना चाहते हैं, किसी भी डिटेक्टिव के पास जाएं, कहीं पे भी वेरिफिकेशन कराएं, अपने होने वाले साथी के बारे में पता ज़रूर लगा लें कि वो कैसा है। सर एक एग्जांपल से, एक स्टोरी से बताइए जो आपने केस सॉल्व करा हो। मेरे पास एक लड़की के पेरेंट्स आए। ओके। ये मैं कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। लड़की अमेरिका से वापस आई थी, डॉक्टर बन के आई थी, और पेरेंट्स शादी के 15 दिन बाद आए और उन्होंने कहा कि जो हमारी बेटी है उसकी शादी हमने बहुत अच्छे तरीके से की थी, पति के साथ उसकी बनती नहीं है। पति दारू पी के आता है और बहुत लेट आता है घर पे, जबकि वो भी डॉक्टर है। तो हमने कहा भाई सबसे पहले क्या शक जाता है, लड़की का भी और लड़की के पेरेंट्स का भी, कि इसका कोई अफेयर रहा होगा और उससे शादी हुई नहीं, तो ये अब परेशान है क्योंकि इसकी शादी दूसरी जगह हो गई और शायद इसकी पसंद की नहीं हुई, तो इसलिए जो है ये ऐसी हरकतें कर रहा है। और उनके बीच में कोई फिज़िकल रिलेशन भी तब तक बना नहीं था, जो उनके पेरेंट्स ने बताया। लड़की ने अपनी माँ को बताया होगा, माँ ने उसके फादर को बताया होगा, तो मदर फादर मेरे पास आए तो उनके थ्रू मुझे पता चला। तो हमने सोचा कि हाँ भाई, पहली सोच में तो यही लगता है कि हाँ लड़के का अफेयर होगा। हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका कोई अफेयर नहीं है। तो जब ये पता चला तो फिर रीज़न ढूंढना था उसका कि रीज़न क्या है। तो अब रीज़न जब हमने कहा कि भाई अभी एक तरीका है कि आप लड़की को मेरे पास लेके आओ, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, हम उसी से समझेंगे कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने लड़की से अकेले में बात की और बातचीत में जब उसने मुझे अपनी सारी पर्सनल लाइफ बताई तो मुझे समझ में आ गया कि इनकी ना तो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी है और ना इनकी सोशल कंपैटिबिलिटी है। सोशल कंपैटिबिलिटी हम ऐसे कह सकते हैं कि लड़की अमेरिका से MBBS करके आई थी और वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। लड़के ने इंडिया में MBBS किया था और उसकी नॉलेज उतनी नहीं थी जितनी लड़की की नॉलेज थी। तो उनके बीच में एक इस तरीके के इशू आ गए जिसको हम सोशल कंपैटिबिलिटी का नाम दे सकते हैं। उस तरीके के इशू थे कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, किसी बात में उसने कुछ कह दिया होगा ऐसा, लड़के को दिल पे लग गई ये चीज़ और उसने उस लड़की से दूरी बनानी शुरू कर दी। तो इस तरीके के किस्से भी बहुत होते हैं, आम होते हैं। यहाँ पे कई बार लड़की की सैलरी ज़्यादा है, लड़के की कम है, तो वहाँ पे इशू हो जाते हैं। या लड़की होम मेकर है और लड़का बहुत अच्छा कमाने वाला है, तो वो लड़की को टेक फॉर ग्रांटेड लेता है, तो उस वजह से भी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो इस तरीके की बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। तो इनको देखने के लिए ज़रूरी है कि जब भी शादी करें तो जांच करा लें और कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर लें खुल के।
अगर आपकी सोशल कंपैटिबिलिटी नहीं है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है और या फिज़िकल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो शादी चलना बड़ा मुश्किल है। ओके सर, मैं एक कह सकता हूँ कि एक तरह से ये स्कैम है, और स्कैम से देखा जाए तो कुछ आपने बताया जैसे शादी करने से पहले डिटेक्टिव से मिले, सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से पहले डिटेक्टिव से मिले, बिकॉज कि आज भी मार्केट में कुछ एप्लीकेशंस हैं जो फ्रॉड करती हैं। डेटिंग ऐप, राइट सर, डेटिंग ऐप। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से पहले, देखिए जब भी दो लोगों की दोस्ती होती है तो वो कोई प्री प्लान नहीं होता कि दोस्ती होनी है। दो लोग मिलते हैं, उनमें फीलिंग डेवलप होती है और दोस्ती हो जाती है, दोस्ती आगे प्यार में बदल जाती है और आगे उनका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। वो शादी तक पहुंच भी पाता है, कई बार नहीं भी पहुंचता, वो एक अलग चीज़ है। बट आजकल के जो लोग हैं वो किसी भी एज के हो सकते हैं। वो 18 साल का एक नौजवान भी हो सकता है, 60 साल का एक बुजुर्ग भी हो सकता है, एक 18 साल की लड़की भी हो सकती है और 50 साल की एक महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सभी डेटिंग ऐप पे हैं। अगर आप डेटिंग ऐप को देखोगे तो सभी लोग आपको 18 साल से लेकर के, क्योंकि 18 साल से नीचे वो लेता नहीं है, एज आपको 18 साल रखनी पड़ेगी अपनी। अब कई बार लोग 16-17 साल के होते हैं तो वो अपने 18 साल एज शो कर देते हैं, वो अलग बात है। बट आजकल किसी भी एज के लोग आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे एज बार नहीं है कोई ऐसा। आप 65 साल के हैं तब भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया है, डेटिंग ऐप्स को। लड़कियां भी स्कैम कर रही हैं, लड़के भी स्कैम कर रहे हैं। कैसे सर? लड़कियां कई तरीके से स्कैम करती हैं। अगर लड़की 18 साल से 25 साल तक की है, वो दोस्ती करती है, मतलब डेटिंग ऐप पे एक दूसरे को राइट स्वाइप बोलते हैं उसको, राइट स्वाइप करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो उनका कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बनने के बाद लड़की पूछती है कि भाई कहाँ रहते हो। अगर वो किसी दूसरे सिटी में रहता है तो वो लड़की उसको ब्लॉक कर देती है, अनमैच कर देती है, क्योंकि उसका मुर्गा वो नहीं है, ठीक है। अगर वो सेम सिटी में रहता है, ठीक है, फिर वो कहती है कल शाम को क्या कर रहे हो। तो लड़का खुश हो जाता है कि अच्छा मिलने के लिए बात कर रही है। तो वो कहता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री हूँ, बताओ। कहती कल फिर कॉफ़ी पे मिलते हैं। मेरे को मतलब व्हाट्सएप पे इधर उधर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो सीधा मिल के बात करते हैं। तो लड़का खुश है कि मिल के बात करते हैं। अब वो बड़ा खुशी खुशी जाता है। और लड़के को ये भी है कि क्योंकि पब्लिक प्लेस में मिलेंगे तो ज़्यादा कोई ख़तरा भी नहीं है ऐसा। तो वो मिलता है उससे, और जाहिर सी बात है कि जब दो लोग मिलेंगे, लड़का लड़की, तो हमारे यहाँ पे एक सेट रूल है कि जो बिल देगा, रेस्टोरेंट का बिल जो होगा वो लड़का चुकाएगा, ठीक है। तो अब जब खा पी के वो 1 घंटे बाद निकलेंगे तो बिल लड़के को चुकाना पड़ेगा। और वो बिल नॉमिनल बिल नहीं होता चाय कॉफ़ी का, वो बिल 5,000 से शुरू होकर 50,000 तक का हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है हार्ड ड्रिंक लें, वहाँ पे बैठ के हुक्का पिएँ या कुछ ऐसी चीज़ें खाएं पिएँ जिनका रेट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो अगर आप उस रेस्टोरेंट में दोबारा जाओगे अकेले तो आपको मेन्यू कार्ड अलग मिलेगा, लेकिन लड़की के साथ जाओगे, उस पर्टिकुलर लड़की के साथ या ऐसी पर्टिकुलर किसी लड़की के साथ, तो आपको मेन्यू कार्ड अलग मिलेगा। वो क्या होता है कि लड़की उस रेस्टोरेंट वालों के साथ मिली होती है, वो स्कैमर होती है, उसका काम ही ये होता है कि डेटिंग ऐप पे लड़कों के साथ बातचीत करनी है, उनको उस रेस्टोरेंट तक लेके आना है और एक अच्छा खासा उनका बिल बनाना है और फिर उसमें से कमीशन ले लेना है। तो ये स्कैम दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ में बहुत आम बात है। और मैं अपने वीडियोस में भी, जो मैं अपने चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं लोगों को आगाह करता हूँ, लोगों को मैं एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, कि आप इस स्कैम से बचो। अगर कोई लड़की, मतलब ये समझ लो कि अगर कोई 18 से 25 साल 26 साल तक की लड़की है, तो क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च बहुत किया है और मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि अगर 18 से 25 साल की कोई लड़की है, वो आपको मिलने के लिए बुला रही है पहली बार में ही, तो समझ लो कि वो स्कैमर है। फिर आपको बचना चाहिए उससे, या तो आपको अनमैच करना चाहिए, या तो उसको ब्लॉक करना चाहिए, या उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो किसी और को स्कैम ना कर सके। ये आपकी ड्यूटी है हमारे समाज के प्रति। वैसे ये सर, ये जो आपने स्कैम बताया ये थाईलैंड में भी चलता है,
वहाँ पे जो गर्ल्स खड़ी होती हैं रेस्टोरेंट के बाहर, आप उनके साथ अंदर जाएंगे तो अलग मेन्यू शो होगा, आप सिंगल जाएंगे तो अलग मेन्यू शो होगा। तो आप थाईलैंड जा चुके हैं? नहीं सर, थाईलैंड गया नहीं हूँ एक्चुअली, मैं थाईलैंड जाने की सोच रहा हूँ, तो मैं बहुत वीडियो कंज्यूम करता हूँ थाईलैंड की। ओपन माहौल है वहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, वहाँ पे ये स्कैम नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आपने उस लड़की के साथ जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको लड़की पसंद है, आप उसके साथ रात गुजारना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप उससे बात कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा कंट्री है, यहाँ पे फ्री सेक्स है। तो इंडियन हमारे बहुत जाते हैं, पाकिस्तानी बहुत जाते हैं, बांग्लादेशी बहुत जाते हैं, एशियन बहुत जाते हैं वहाँ पे, यूरोप कंट्री से भी बहुत से लोग आते हैं। आपने कराबी का नाम सुना है? कराबी एक थाईलैंड का बहुत छोटा सा बहुत आइलैंड है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, वहाँ पे सभी यूरोपियन रहते हैं, इंडियन बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वो इंडियन के घूमने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी कॉस्टली है बट बहुत अच्छी जगह है। तो आप एक बार जाना वहाँ पे। तो आप अगर रियल में थाईलैंड को देखना चाहते हो, थाईलैंड बहुत सुंदर कंट्री है, तो लोगों ने बदनाम कर रखा है उसको। अगर कोई थाईलैंड जाता है, उसके पासपोर्ट पे थाईलैंड की स्टैंप है, तो उसको गलत ही माना जाता है। जबकि लोग हनीमून भी बनाने जाते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ को भी लेके जाते हैं। तो जनरली लोग जो उसके दोस्त हैं उसका मजाक उड़ाते हैं कि टिफ़िन साथ लेके जा रहा था, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत बार थाईलैंड गया हूँ, लेकिन मैं केसेस के लिए गया हूँ, इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया हूँ। तो मुझे बड़ा सुंदर कंट्री लगता है और बहुत रीज़नेबल है। आपको देखने को वहाँ पे जंगल सफारी है, बहुत सारे अच्छे पार्क्स हैं वहाँ पे, बीचेज़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर बीचेज़ हैं। तो आप बहुत इंजॉय कर सकते हो। आपको थाईलैंड में सब कुछ मिलता है। आपको फॉरेन की ट्रिप हो गई, वहाँ पे आप जिस तरीके से घूमना चाहते हो, वहाँ पे ठंड भी है, गर्मी भी है, हर तरीके का मौसम है। फ्रूट अगर आप खाना पसंद करते हो तो फ्रूट बहुत मीठे होते हैं वहाँ के। तो बहुत सारी चीज़ें, और क्राइम फ्री कंट्री है वो। तो जैसे आपने बात शुरू की कि लड़की आपको मिलती है, वो आपको मजबूर नहीं करती, वो आपको स्कैम नहीं करती एक्चुअली। ठीक है, वो आपको लेके जाएगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी, आपके साथ खाएगी पिएगी, और अब आप क्या चाहते हो आप उस हिसाब से उससे बात कर सकते हो। ओके एंड ओके सर, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपके पास है ना क्लाइंट्स आते हैं, तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही आते होंगे। तो मोस्टली केसेस किसके आते हैं? चीटिंग कौन करता है, मैन या वुमेन? मेरे हिसाब से आज की डेट में चीटिंग जो है महिलाएं ज़्यादा करती हैं। शादी के बाद, शादी से पहले? दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक लड़के की कितनी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, 2 3 4 ऐसे करके कुछ। बट मैंने देखा है, जो मेरे पास केसेस भी आते हैं, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, तो एक लड़की के 10 12 बॉयफ्रेंड होते हैं। और उन्होंने मतलब इसको अपने मोबाइल पे जो हमने रियल में इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने नाम रखे होते हैं मिस्टर संडे, मिस्टर मंडे, ठीक है, मिस्टर ट्यूसडे, क्योंकि उसको संडे में मिलना है, उसको मंडे में मिलना है, उसको ट्यूसडे में मिलना है, ठीक है। तो ऐसे रखे हुए नाम। तो वो उसी दिन उनसे बात करेंगी, बाकी टाइम कह देंगी नहीं मेरी मम्मी सुन रही है, मेरे पापा सुन रहे हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं संडे को बाहर जाऊंगी तब मैं तुमसे बात करूंगी, ठीक है। और ये चीज़ें जो मैनेज कर सकती हैं लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। तो बहुत सारी लड़कियां आपका पॉडकास्ट देख के हो सकता है मेरे को कुछ बोलें भी, बट ये सच्चाई है। हाँ जी, वैसे सर किसी को टारगेट नहीं कर रही हैं। मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं लड़कियों का साथ देता हूँ, और मुझे लगता है कि लड़कियाँ बहुत सालों से, मतलब सदियों से सहती आई हैं बहुत कुछ, और उनके साथ बहुत गलत हुआ है। और बट अभी थोड़ा सा ऐसे हो गया कि जो समय का चक्कर है वो घूम गया है, अब लड़कों के साथ गलत हो रहा है। ये बताइए सर, जो मैरिटल अफेयर्स होते हैं या चीटिंग के केसेस होते हैं, वो क्यों होते हैं? मतलब चीटिंग कोई अपने पार्टनर को क्यों करता है? सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब दो लोगों की शादी होती है, एक मतलब साइंटिफिक, ये हमारी एक बॉडी का रूल है कि हम धीरे धीरे एक चीज़ से बोर होने लगते हैं। रिलेशनशिप भी ऐसी है। शादी करना बहुत आसान है, शादी आप कर लोगे, एक दिन लगेगा शादी करने में, थोड़ी तैयारियां करनी है आपको, ठीक है, लेकिन उसको निभाना रोज़ पड़ता है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। लेकिन हमारे इंडिया में जो कपल्स हैं
बहुत सारे मैक्सिमम कपल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। राइट सबको चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। पति के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या बीवी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो भूल जाते हैं तो सामने वाला अपने आप को निगलेक्ट फील करता है। तो जब उसको इमोशनल फिजिकल सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है अपने पार्टनर से, तो वो किसी और को तलाश करता है। और कंधे बहुत मिलते हैं, लड़की को भी लड़के को भी। तो जब कंधे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो फिर सर रखने में उनको देर नहीं लगती। तो एक मेन रीज़न यही है मेरे हिसाब से। ओके। और या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, देन इसमें वो भी आ गया ना, इसमें दोनों चीज़ें आ गई। मैंने इसलिए कहा कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, ये दोनों आ गया इसमें। ओके। क्योंकि एक टाइम आता है कि जब आप पार्टनर के साथ रहते हो आप उसकी बॉडी से बोर हो जाते हो, ठीक है, आप उससे बात करते करते बोर हो जाते हो कि कितनी बातें करें, अब क्या बातें करें, टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, आपके बीच में कुछ लेट्स सपोज कॉमन नहीं है जिसके ऊपर आप बातचीत कर लो, ठीक है, तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आपके जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जब इंटरेस्ट डाइवर्ट होते हैं तो फिर कोई और आ जाता है लाइफ में। अगर ज़रा सी भी आपकी रिलेशनशिप में जगह है तो उसमें किसी को इंटर करने में देर नहीं लगेगी। और जब इंटर करेगा नया बंदा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब अगर पति की बात करें तो उसकी लाइफ में कोई लड़की आ गई, या पत्नी की बात करें उसकी लाइफ में कोई लड़का आ गया, तो उनको बड़ा हरा हरा लगता है क्योंकि वो नया पर्सन है, नई फीलिंग है उसके साथ। तो नई फीलिंग शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है और सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। और सुनने वाले को एक अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि सामने वाला शादीशुदा है तो कल को गले तो पड़ेगा नहीं, तो सेफ गेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लोग फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेते हैं। ओके सर, मेरे को एक किसी केस के थ्रू समझाइए थोड़ा, जो आपने केस सॉल्व किया हो। अभी हमने पीछे एक बेंगलोर में केस किया था। तो हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ हमारे पास आई और उसको डाउट था कि हस्बैंड का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चल गया कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड उस लड़की को डेली ऑफिस से पिक करता था, दूसरी लड़की को, और उसके घर पे छोड़ता था। लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं लगा हमें, वो तो छोड़ दिया, साथ में काम छोड़ दिया, बात ख़त्म हो गई, करेक्ट, ठीक है। बीच में कहीं रुक गए, कुछ खा पी लिया उन्होंने, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमने कहा यार मतलब इतना ही है। बीवी ने कहा नहीं यार, इसको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करो, थोड़ा और पता लगाओ कि क्या है। तो जब हमने सेकंड फेज पे उसके ऊपर काम शुरू किया तो हमने उनकी गाड़ी को बग किया, हस्बैंड की गाड़ी को। बग मतलब कुछ हम अपना सिस्टम लगाते हैं गाड़ी में, गाड़ी को बग करते हैं जिससे कि गाड़ी का कंट्रोल हमारे पास आ सकता है, गाड़ी में क्या बात हो रही है, क्या एक्शन हो रही है, वो हमें पता चल सकता है। तो हमने उनको बग किया गाड़ी को, और उससे हमें पता चला कि जब वो ट्रैफिक में होते हैं तो लड़की वो सब करती है जो उनकी बीवी करती है उनके साथ। उनके बीच में फिजिकल गाड़ी में चलते चलते हो जाता सारा कुछ, ठीक है। तो उनको रुकने की ज़रूरत है। अब क्या होता है कि हमारे इन्वेस्टिगेटर पीछे हैं जो फिज़िकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिज़िकल फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो दूर से देख रहे हैं कि हम दो लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक में जा रहे हैं। लेकिन जब हमने उनकी बातें सुनी तो हमें फिर पता चला कि भाई ये तो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो वो हमारे पास प्रूफ भी था रिकॉर्डिंग की शक्ल में, और वो सच्चाई भी पता चली कि अच्छा ये चीज़ हो रही है। ओके, आगे चल के उनका डिवोर्स हुआ? वो पता नहीं है मुझे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि केस हमारे पास आता है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम रिपोर्ट दे देते हैं, रिपोर्ट देने के बाद हम क्लाइंट को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें एथिकली ये सिखाया गया है कि क्लाइंट को बाद में आपने पूछना नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके। तो वो हमारी मतलब सर्विस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो सर क्लाइंट को आपने जब रिपोर्ट दे दी, जो भी उसके प्रूफ्स थे वो दे दिए, उसके बाद क्लाइंट कैसा एक्शन ले रहा है?
वो देखा है आपने, क्योंकि कई क्लाइंट क्या होते हैं कि वो सहन नहीं कर पाती हैं, वो अपने पार्टनर पे अब्यूज़ करने लगे, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाए, या फिर वो मारने लगे कि तूने मुझे चीट करा, तूने मुझे ये किया। देखिए, अगर इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर बीवी को अपने पति के बारे में पता चलता है, तो बीवी हमारे पास कब आती है? जब उसको डाउट होता है, और डाउट उसका स्ट्रांग होता है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होगी कि हाँ मेरे पति का अफेयर चल रहा है, तभी वो हमारे पास आएगी, तभी हमें हायर करेगी। उसी तरीके से अगर पति हमारे पास आता है तो उसको भी कहीं ना कहीं उसका स्ट्रांग डाउट होता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, बट उसके पास प्रूफ नहीं होती है, उसके पास कंफर्मेशन नहीं होती है, तो हम उनको कंफर्म भी करते हैं और प्रूफ भी देते हैं। अब उसके बाद अगर हस्बैंड है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे कोई केस ऐसा नहीं पता चला कि जिसमें पति ने अपनी पत्नी पे बाद में हाथ उठाया हो, क्योंकि वो वकील के पास जाता है फिर सीधा। जो मेरी जानकारी है, मेरे हिसाब से वो वकील के पास जाता है, वकील से बात करता है कि भाई मेरी बीवी का ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है और मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और मुझे प्रूफ भी मिल गया, क्या करना चाहिए। तो वकील सबसे पहले उसको जो सलाह देता है वो ये देता है कि बीवी के ऊपर हाथ मत उठाना, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का आपके ऊपर केस लग जाएगा। आप कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जिससे कि वाइफ आपके ऊपर ही केस डाल दे, फिर इन सबूतों का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आपको क्या चाहिए। अब कुछ पति होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं अगर ये समझ जाएगी, ये ऐसा छोड़ देगी, तो मैं इसको वापस अपनी ज़िंदगी में ले लूँगा, और अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगा। कई पति ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, मेरे को तो इसको छोड़ना ही है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप क्या चाहते हो, उसी तरीके से सामने वाला आपको एडवाइस करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो लाइक दैट। तो सर जैसे आपने बताया वो प्रूफ्स होते हैं वो वकील को दे दिए जाते हैं, तो सर जैसे हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जो डिटेक्टिव होते हैं वो लीगल होते हैं, तो उनके जो वो भी प्रूफ्स होते हैं वो कोर्ट्स में दिखाए जा सकते हैं वैलिड तरीके से। तो इंडिया में किस तरीके से शो होता है? इंडिया में जो डिटेक्टिव सर्विसेज हैं वो इनलीगल भी नहीं है, इनलीगल भी नहीं है। मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ISO सर्टिफाइड है, एसोसिएशन की मेंबर है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट को GST पे करता हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ, वो डिटेक्टिव सर्विसेज के नाम पे ही पे करता हूँ। जो हम अगर किसी कॉर्पोरेट को बिल देते हैं या किसी इंडिविजुअल को बिल देते हैं, डिटेक्टिव सर्विसेज का ही बिल देते हैं। तो गवर्नमेंट को पता है कि हम डिटेक्टिव सर्विस रन कर रहे हैं, उसमें से पैसा कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी उसका टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो GST की शक्ल में दे, चाहे हम इनकम टैक्स की शक्ल में दे। तो इनलीगल तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जब इनलीगल नहीं है तो पाबंदी नहीं है कोई, ठीक है। बट हाँ, प्राइवेसी एक्ट है, जैसे कुछ एक्ट होते हैं कि किसी लड़की को पीछा करने पे 354D या C लग जाता है, ठीक है। 14 सेकंड देखने पे अलग केस है। हाँ, वो 29 सेकंड का कुछ है, कॉन्सेप्ट है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, मैंने कनाडा में भी देखा कि अगर 29 सेकंड आप किसी को स्टेयर कर रहे हो, तो अगर वो चाहे सामने वाला, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है, लाइक दैट। बट उसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, ज़्यादातर कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, कनाडा, अमेरिका में, वहाँ तो कैमरे हर जगह ऑलमोस्ट लगे होते हैं। सिंगापुर में जाओगे तो वहाँ पे बहुत, मतलब कैमरे से कोई भी जगह वो नहीं है कि कैमरे सब जगह लगे हुए हैं। बस में जाओगे, बस में भी कैमरा लगा हुआ है। तो आप अगर बस में बैठे हो, सामने कोई लड़की बैठी है, आप उसको स्टेयर कर रहे हो, तो कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है कि आप लड़की को देख रहे हो। तो वो 2 मिनट में साबित हो जाएगा कि आपने लड़की को इतने सेकंड तक घूरा, और क्योंकि लड़की विक्टिम है और उसने आपकी शिकायत की है, तो आपको सजा हो सकती है। ओके। एंड सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं तो आज इतना भरा पड़ा हूँ कि मेरे पास आप आए डिटेक्टिव। तो मेरा कोई क्वेश्चन ये है, जैसे कि कोई आया क्लाइंट आपके पास, उसने बोला कि मेरे पार्टनर है ना, इसके साथ अफेयर चल रहा है, उनको सिर्फ शक है, और शक है उनको, ठीक है। वो होटल्स में जा रहे हैं और आप गए, उनको देखा होटल्स में जा रहे हैं, बट आपके पास तो होटल में जाने की परमिशन नहीं है, रूम में जाने की परमिशन नहीं है। देन आप कैसे कंफर्म करोगे कि इनका अफेयर चल रहा है? बिकॉज शक तो उसकी वाइफ को ऑलरेडी है। तो आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे? 2 लोग होटल में किस लिए जाएंगे? सर बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग, वो बिजनेस अगर करते नहीं है, लड़की होम मेकर है, बिजनेस नहीं करती, तो वो किस तरीके की बिजनेस मीटिंग करेंगे? और होटल के कमरे में क्यों जाएंगे? कमरे में तो कोई बिजनेस मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर 2 लोग अपनी मर्जी से कमरे में जा रहे हैं, ठीक है,
तो उन पे पाबंदी नहीं है कोई कोर्ट ऑफ लॉ में। अभी जो पहले लॉ था वो ख़त्म कर दिया कि पहले ये था कि क्राइम था कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, तो अभी वो है नहीं है कोई, ठीक है। बट ये डिवोर्स का ग्राउंड तो बनता है। अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर डिवोर्स इस वजह से लगाता है कि आप किसी लड़की के साथ होटल के कमरे में गए, तो ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, ये अडल्ट्री प्रूव होती है। अगर वो आपकी फ़ोटो खींच लेते हैं, या आपकी वाइफ ने डिटेक्टिव हायर किया, डिटेक्टिव ने उन 2 लोगों को फॉलो किया, ठीक है, और वो लोग किसी होटल में चले गए, यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे चले गए और वो 6 घंटे बाद निकल के वापस आते, 4 घंटे बाद निकल के आते, या अगले दिन निकल के आते वापस, या उनका कोई बिल मिल जाता है जिससे कि प्रूव होता है कि हाँ ये इन्होंने एक रूम शेयर किया। Okay. तो या तो आप ये साबित करोगे कि आपने वो रूम क्यों शेयर किया, कोई आपके पास अगर वैलिड रीज़न है, ठीक है, तो आप उसको डिफेंस कर सकते हो अपना, ठीक है। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, जैसे आपने बिजनेस मीटिंग की बात की, अगर आप सर्विस क्लास हो, अगर आप जॉब करते हो और आपकी गर्लफ्रेंड जिसके साथ आप होटल गए वो कोई जॉब भी नहीं करती, बिजनेस भी नहीं करती, तो आप अगर ये कहते हो कि आप बिजनेस करने के लिए गए थे, तो आप बड़े फुलिश लगोगे। और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा कोर्ट को। कोर्ट कहेगा यार बेवकूफ़ बना रहा है ये तो, ठीक है ना। तो जो लड़की ने इल्ज़ाम लगाए ठीक लगाए कि भाई हाँ इसके साथ अफेयर है, वो तो प्रूव हो जाता है क्योंकि आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो कोर्ट में, ठीक है। तो अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, उससे प्रूव हो जाएगा। कोर्ट कभी भी नहीं कहती कि बेडरूम की फ़ोटो ला के दो, हमें सेक्स करते हुए लोगों की फ़ोटो चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप है या इनके बीच में अफेयर चल रहा है। इनको हम सर्कमस्टांसेस एविडेंस बोलते हैं, सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं, जिससे कि कोर्ट अपना मन बनाता है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और उनके पास पावर है कि वो उस प्रूफ को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उस प्रूफ को वो मान भी सकते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या अफेयर है। ओके सर, काफ़ी बढ़िया। मेरे एक और है सर, आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे, जैसे आपने बताया सबसे ज़्यादा मैरिटल अफेयर्स के आते हैं, तो सर क्या पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेके केसेस आते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा इस स्टेट में पढ़ने गया है तो उसको देखिए अभी वो क्या कर रहा है? कुछ बच्चों से रिलेटेड कोई आपके पास आते हो केसेस, या फिर बच्चे माँ बाप को बोल रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा के ऊपर कुछ ऐसी? बच्चे इसलिए आते हैं कि पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो पेरेंट्स का अफेयर चल रहा है अलग अलग जगह पे, मदर का कहीं और चल रहा है, फादर का कहीं और चल रहा है, तो वो लोग आते हैं। और पेरेंट्स इसलिए आते हैं कि वो बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो ठीक ठाक हैं या नहीं, किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गए, कुछ ड्रग्स लेना तो नहीं शुरू कर दिया, या वो जो बोल के गए हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो वाकई पढ़ाई कर रहे हैं या इधर उधर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या उनकी नाइट लाइफ कैसी है, कि ऐसा तो नहीं पब्स में जा रहे हैं, डिस्कोथेक में जा रहे हैं, या कुछ ऐसी हरकतें करें जो कल को उनको परेशानी में डाल सकती हैं, या ऐसी पार्टियां कर रहे हैं, रेप पार्टियां कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे जिससे कि उनको दिक्कत हो सकती है। तो वो बेसिकली अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं। इसलिए बच्चों को, जब बच्चे उनसे हाइड करना शुरू करते हैं चीज़ें, तब पेरेंट्स को लगता है कि ये हाई टाइम है डिटेक्टिव के पास जाने का, ताकि हमें सच्चाई पता चल सके कि हमारे बच्चे वाकई में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वो हमारे पास आते हैं। तो फिर हम उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, और उनको एक जो जेन्युइन रिपोर्ट है, जो एक्चुअल रिपोर्ट है, वो निकाल के देते हैं। कई बार उनका डाउट सिर्फ डाउट होता है, और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उनका डाउट जो है वो सच में कुछ ना कुछ होता है उनका, या तो वो ड्रग्स ले रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, जो उनके पेरेंट्स भी अलाउड नहीं करते, जो हमारा देश का कानून भी अलाउड नहीं करता। ओके मतलब कोई बच्चा अगर कनाडा में पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स अगर दिल्ली में है, इंडिया में है, तो अगर आपके पास आए तो आप यहाँ पे बैठे बैठे अपने जासूस, वहाँ पे भी आपके जासूस काम करते हैं। मैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का मेंबर हूँ, जो यूएस में है, और वो 165 कंट्री में काम करती है। तो हम अपने जो काउंटर पार्ट हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको हम केस भेजते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके हमें देते हैं फिर। ओके सर, एज अ डिटेक्टिव आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या रहा कि कुछ ऐसा केस आया हो जो आपको चौंक गया हो एकदम, कि मतलब कि इस केस को मैं नहीं ले रहा, या आपने रिजेक्ट करा हो, किसी कोई ऐसा केस आया हो चाहे वो?
बहुत सारी केसेस ऐसे आती हैं, जैसे इसको ऐसे समझ लो कि दो लोगों की रिलेशनशिप है, ओके दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, किसी वजह से वो शादी नहीं कर पाए, ओके ठीक है, लड़की की शादी कहीं और हो गई, तो लड़का हमारे पास आता है कि मुझे पता करना है कि इस लड़की की शादी कहाँ हुई है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपका मोटिव क्या है, आप क्यों पता करना चाहते हो। ये हर केस में होता है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट हमारी इंफॉर्मेशन को लेकर के क्या करने वाला है, ठीक है। तो जब हम पूछते हैं तो वो गोलमोल जवाब देता है कि नहीं जी, मैं तो ऐसे ही पता करना चाहता हूँ कि वो सही है या नहीं है, उसकी शादी सही हुई है या नहीं हुई है। हम कहते हैं कि भाई तुम पेरेंट्स थोड़ी हो बच्चे के, ठीक है, तो तुम्हें क्यों जानना है कि उसकी शादी कहाँ हुई है। उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसके माँ बाप ने की है शादी, तो उन्होंने कुछ देख के तो की होगी, ऐसी थोड़ी अपनी लड़की को कहीं किसी के साथ भी भेज दिया होगा। तो आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, आप सही बात बताओ हमें, तभी हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर वो बताता है कि भाई मैं तो उसकी शादी तोड़वाना चाहता हूँ, या मैं नहीं चाहता कि वो उसके साथ रहे, तो अब शादी टूट जाएगी तो सेकंड मैरिज मेरे साथ हो जाएगी, इस तरीके का। और कई बार इस केस में लड़की भी शामिल होती है, लड़की भी शामिल होती है। वो इस तरीके से कि लड़की, क्योंकि उसका अफेयर चल रहा होता है, तो लड़की भी उससे हिसाब से खुश नहीं होती वहाँ पे। वो कहती है कि भाई अब मैंने माँ बाप के कहने पे शादी कर ली, उनकी बात मान ली, अब अगर शादी टूट जाती है तो कल को मैं दूसरी शादी आपके साथ इसलिए कर सकती हूँ कि मैं माँ बाप को कह सकती हूँ कि देखो आपने तो अपनी मन की कर ली, अब मुझे अपने मन की करने दो, है ना। तो वो कॉन्स्पिरेसी हो जाती है माँ बाप के खिलाफ। तो फिर हम उसको कहते भाई हमारे बस का नहीं है इतना काम करना, ऐसे काम करना, हम अनएथिकल काम नहीं करेंगे, ये तो हम नहीं लेते केसेस। तो इस तरीके के केसेस बहुत हम डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, बट हम वो केसेस इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं जनरली। ओके। एंड सर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या डिटेक्टिव की यूज़ होता है सर? कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बल्कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे हम हर चीज़ का एक बजट बना के चलते हैं, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, सेल्स का, ऑपरेशन का, कैसे क्या करना है आगे, तो CSR का हम बजट बना के चलते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का, इंटेलिजेंस का भी एक बजट होना चाहिए। आप जो हमारी सर्विसेज हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेरिफिकेशन होती है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक इंटेलिजेंस होती है। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपके पास कोई कैंडिडेट आया जॉब के लिए, ठीक है, आपको उसको नौकरी पे रखना है, एक अच्छी पोस्ट पे रखना है। तो आप कैसे बिलीव करोगे कि जो उसने बायोडाटा में लिखा है वो सही लिखा है, जो उसने अपना एक्सपीरियंस लिखा है वो सही लिखा है, या जो सैलरी डिमांड कर रहा है वो वाकई वो डिज़र्व करता है, जो उसने 10 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा है, 20 साल का एक्सपीरियंस लिखा है, वो सही है या नहीं सही है। तो इसके लिए आपको वेरिफिकेशन एजेंसी में जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन जिसको हम प्री एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं वो करानी पड़ेगी। तो वो एक वेरिफिकेशन का पार्ट है, डिटेक्टिव का पार्ट है वो। तो उस तरीके के केसेस होते हैं। जब वो बंदा ज्वाइन कर लेता है आपको लगता है कि भाई इसको मार्केटिंग का काम दे दिया आपने, बट ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप उसको वार्न करो, ठीक है, या उसके बारे में पता करो कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही काम नहीं कर रहा, तो फिर कंपनीज जो काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव होती हैं वो डिटेक्टिव को हायर करती है, उनके बारे में पता लगाती है, सही रिपोर्ट आती है प्रूफ के साथ, फिर उसके साथ बात करती है। परचेज डिपार्टमेंट में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि परचेज डिपार्टमेंट वाले क्या होता है, वेंडर के साथ कई बार मिल जाते हैं, उनसे गिफ्ट ले लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और कमीशन बांध लेते हैं कि भाई इतने % देते रहो तो हम आपका बिल पास करते रहेंगे, आपका कोटेशन पास करते रहेंगे और आपका काम चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। उससे क्या होता है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ओके। आप बायस्ड हो जाते हो। ओके। ठीक है, आप क्वालिटी नहीं देखोगे, आप रेट नहीं देखोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको सामने वाला कमीशन दे रहा है तो वो अपनी कमाई का हिस्सा दे रहा है आपको, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो लगाएगा बिल में, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। तो उससे क्या है, कंपनी को लॉस हो रहा है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ आ रहा है वेंडर से, ठीक है। तो आप कंपनी के ऊपर चूना लग रहा है, क्योंकि कंपनी आपको पे कर रही है आपके काम के लिए, आपको कमीशन क्यों लेना है। आप कमीशन ले रहे हो तो कंपनी को आप धोखा दे रहे हो, सीधी सी बात है।
तो कई बार कुछ वेंडर होते हैं जो बहुत एथिकल होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम कमीशन नहीं देंगे, हम सही काम करेंगे, हम किसी को कमीशन नहीं देंगे। जो बंदा काम कर रहा है वो कमीशन बांध रखा है, आप वेंडर से इंटरेक्ट होते हैं या फिर वहाँ पे वर्क करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, जॉब करते हैं? इसको हम अंडर कवर ऑपरेशन बोलते हैं। अंडरकवर। हाँ, कई बार हम कवर्ट ऑपरेशन कहते हैं जिसको, अंडर कवर ऑपरेशन करते हैं। और कई बार हम डुकाए कस्टमर बन के वेंडर से मिलते हैं, हमें पता चलता है कि वेंडर ये कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम कई बार उस पर्सन का रेफरेंस भी देते हैं, जिससे कि वेंडर कह देता है हाँ जी मैं तो उसको 5% देता हूँ, आपको भी 5% दे दूंगा मैं। ठीक है। या हम जो एम्प्लॉई है जो परचेज डिपार्टमेंट में है, हम उसको अप्रोच करते हैं वेंडर बन के। ये दोनों तरफ से होता है, हम वेंडर से भी बात कर सकते हैं क्लाइंट बन के, और परचेज डिपार्टमेंट वाले बंदे से भी बात कर सकते हैं वेंडर बन के। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज हैं जैसे अमेरिकन कंपनीज हैं, जापानीज कंपनी, वो चाहती हैं कि हमारे पर्सन को आप मत छेड़ो, आप हमारे बंदे को मत छेड़ो, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट मत करो, उसके साथ आप स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लॉ हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। तो फिर हम बाहर से काम करते हैं वो। तो इसी तरीके के तमाम बहुत सारे केसेस है। डेटा थेफ्ट का आपने बहुत सुना होगा, डेटा थेफ्ट हो जाता है कॉल सेंटर्स में और जगह पे डेटा थेफ्ट हो जाता है, कंपनी से चीज़ें चोरी हो जाती हैं। और मैंने कैडबरी के लिए काम किया था, हिमाचल प्रदेश में उनका एक प्लांट है, चॉकलेट बनाते हैं वो, और बॉम्बे में हेड ऑफिस है उनका। तो ये बहुत साल पहले मैंने अंडरकवर किया था, तो उनकी चॉकलेट चोरी हो जाती थी। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया उसको, तो पता चला कि उनकी दीवार छोटी थी। ठीक है, तो लोग बोरों में भर भर के चॉकलेट जो है दूसरी तरफ फेंक देते थे, दूसरी तरफ उनका बंदा खड़ा होता था, वो उठा जाता लेके जाता था। और सिक्योरिटी उसी गांव की होती थी, तो वो जुराबों में भर के ले जाते थे, बैग में लेके जाते थे चॉकलेट, और वो पास हो जाती थी। इससे क्या है, कंपनी को बहुत सारा लॉस होता था। जो चॉकलेट लेके जाता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कितनी चॉकलेट बेच लेगा वो। तो वो क्या है, फ्री में बांटेगा किसी न किसी को, अपने नियर डियर को, उसका देखा जाए फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसकी इस एक्शन से कंपनी को बहुत नुकसान है। तो हमने ये सारा पता लगाया, 2-3 महीने हमने अंडरकवर किया, ये सारा पता लगाया, तब जाकर के हमारी रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने दीवार ऊंची कराई, उन्होंने सिक्योरिटी चेंज की, अपनी स्टाफ को अच्छे से चेक करना शुरू किया, तब जाकर के वो जो चोरी की चीज़ें थी वो रुकी वहाँ पे। तो अंडरकवर का बहुत काम होता है। सर अंडरकवर से याद आया, जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है लॉरेंस बिश्नोई की, और उनके जो वो हैं गैंगस्टर कह सकते हैं, वो कहते हैं कि सलमान खान जितनी बार वॉशरूम जाता है, गुर्गे बोलते हैं, गुर्गे ओके, या वो कहते हैं कि जितनी बार भी सलमान खान वॉशरूम जाता है, उनको वहाँ तक ही पता है कब कब वो कितनी बार जाता है। सर ये उनके भी डिटेक्टिव्स होते हैं, उनके भी जासूस लगे हुए हैं कि सलमान कब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? उसमें जनरली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ तो ब्लफ होता है। ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है कि तुम कितने बार वॉशरूम जाते हो हमें पता है, तो ब्लफ होता है ये कहना। ठीक है, दूसरा इसमें कुछ सच्चाई इसलिए हो सकती है, मैं मतलब आइडिया लगा सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, ठीक है, कि उस केस में क्या हुआ होगा। लेकिन जैसे सलमान खान के घर पे गोली चली, ठीक है, तो उन्होंने जो ये गैंगस्टर्स होते हैं ये रेकी करते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये पहले देखते हैं कि कौन कब कहाँ जा रहा है, वहाँ पे मतलब छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, जैसे हाँ, जैसे अभी एक कत्ल हुआ है बॉम्बे में बहुत फेमस, ठीक है, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं तो वो बहुत छोटे छोटे काम कर रहे थे, यूपी के कुछ लोग हैं वो छोटे छोटे काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसी तरीके के लोगों को वो ट्रेन करते हैं, पैसे का लालच देते हैं, इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, और वही रेकी करके बताते हैं उनको, रेकी करके बताते हैं कौन कितने बजे निकल रहा है, क्या कर रहा है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि सलीम खान जो सलमान खान के फादर हैं, वो अपने घर के बाहर जो रोड है वहाँ पे बैठे हुए थे, सुबह सुबह वॉक पे निकले थे, तो एक जगह पे बेंच था वहाँ बैठ गए, तो एक स्कूटर सवार आया, उसकी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, और वो दोनों धमकी दे के गए उसको,
वो दोनों धमकी दे के गए और धमकी दे के वो लौट गए। तो ये सारा क्या प्री प्लानिंग होती है, वो देख लेते हैं कौन कितने बजे कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। वो अलग अलग अपना रूप बना करके नज़र रखते हैं उन पे, फिर जा कर के ये कांड करते हैं लोगों को डराने के लिए बेसिकली। ओके, जैसे कि सर मोस्टली केसेस में हम ये कह सकते हैं, अगर किसी का सोच के समझ के मर्डर हो रहा है तो एक डिटेक्टिव उसके पीछे लगता है, एज अ एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव नहीं, वो उनका जासूस हो जो भी। हाँ नहीं, उसको जासूस नहीं कह सकते, उसको डिटेक्टिव नहीं कह सकते। अब देखा जाए तो हम बचपन से डिटेक्टिव हैं, ठीक है। हमारे अंदर इतनी स्किल्स होती हैं कि हम मतलब कुछ भी पता लगाते हैं, ठीक है ना। हम कोई हमारा दोस्त कुछ कर रहा है तो हम उस पे नज़र रखते हैं, या कोई हमारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसके ऊपर नज़र रख लेते हैं। तो ये स्किल्स जो डिटेक्टिव वाली स्किल्स हैं, ये हर बंदे के अंदर होती है। हर बंदे के अंदर दिमाग होता है और दिमाग वो इस्तेमाल करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन क्या कर रहा है। फिर उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी बात होती है कि आप कितनी, आप गाड़ी में जा रहे हो, आप आसपास क्या देख रहे हो, आप चाहो तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा चलते रहो। लेकिन हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि हम आसपास की चीज़ें देखते हैं। अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ हो तो हम रुक जाते हैं। हम इसलिए नहीं रुकते कि हमें उसकी हेल्प करनी है, हम मज़े लेने के लिए रुकते हैं, हम देखने के लिए रुकते हैं कि क्या हुआ है। तब मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, तमाशा देखने के लिए रुकते हैं, हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये हर बंदे के अंदर ये चीज़ होती है। तो इसी तरीके से वो लोग भी रेकी करते हैं, रेकी करके पता लगाते हैं, पता लगाने के बाद फिर कांड करते हैं। ओके, एंड सर आपने ये जो डिटेक्टिव का जो आपका प्रोफेशनल है, उसमें आप अपनी मेकअप कैसे मैनेज करते हैं? अभी बीएड रखी है, फिर क्योंकि क्लाइंट आपको पहचान ना ले हर बार एक नए लुक के साथ, वो सब कैसे मैनेज करते हैं? सर अभी तो आप पॉडकास्ट आ रहे हैं 2-3-4 पॉडकास्ट में, तो आपका फेस तो रिवील हो रहा है सर। नहीं, मेरा ये जेन्युइन फेस है, जेन्युइन ठीक है, ये भी जेन्युइन है। बियर्ड मेरी जो फ्रेंच कट है ये भी जेन्युइन है। लेकिन अगर मैं किसी केस पे जाऊंगा तो मैं सेम गेटअप में नहीं जाऊंगा, मेरा गेटअप चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। वो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे कि क्या चेंज होगा, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे अगर मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अदरवाइज टीम्स हैं, टीम्स काम करती हैं, मैं सुपरवाइज़ करता हूँ उनको, देखता हूँ कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनको एडवाइस करता हूँ कि इस तरीके से काम करना है। तो उस तरीके से फिर हम रिपोर्ट बना के। सर थोड़ा सा रोकना चाहूँगा सर, ये मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप जैसे चेंज कर रहे हैं तो ये थोड़ा फनी हो जाएगा, तो आप क्या कभी बुरखा वुरखा ऐसा टीवी सीरियल्स में देखा बुरखा, या फिर आपने जेंडर चेंज कर लिया हो अपना? को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम फिज़िकल इंक्वायरी करते हैं, एक हम टेलीफोनिक इंक्वायरी करते हैं, एक हम डिजिटल इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो इनमें जो आपका क्वेश्चन है वो टेलीफोनिक इंक्वायरी से मेल खाता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हम लड़की की आवाज़ बना के बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें हम उसको ये शो होता है कि भाई सामने लड़की बात कर रही है, फ़ोन नंबर चेंज होगा, अलग चीज़ें होंगी, तो लड़की बात कर रही है। लड़की भी बात कर सकती है, बट सम टाइम क्योंकि इंस्टेंट हमें कुछ ना कुछ करना होता है तो हम लड़की बन के बात कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो सामने वाले को लगता है कि अभी एक आई थी ड्रीम गर्ल फिल्म, हाँ ड्रीम गर्ल, ठीक है, तो वो लड़की बन के बात करता है, आयुष्मान खुराना, ठीक है, किसी को डाउट भी नहीं होता, आवाज़ भी अच्छी लगती है सबको, तो थोड़ा थोड़ा हम भी वैसे कर लेते हैं। सर जैसे आपके टीम मेंबर्स हैं तो उसमें फीमेल्स भी होंगी, तो सर कई बार क्या आप लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ा है कि अगर किसी का पीछा कर रहे हैं तो उसके पास जाके दोस्ती करनी पड़ी हो, और दोस्ती के साथ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ा हो? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कारण उसका सिंपल सा है कि जब हम किसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम उसके आसपास नहीं जाते हैं, उससे दूर रहते हैं, और अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे जो पीछा करना, इसको हम टेक्निकल टर्म में सर्वेलेंस बोलते हैं, स्टैटिक वॉच बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वेलेंस करने वाली टीम अलग होती है। सर्वेलेंस वाली टीम को ट्रेंड किया जाता है कि वो सब्जेक्ट के पास नहीं जाएगी। जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, तो सब्जेक्ट के पास नहीं जाएगी।
और वो दूर ही रहेगी और ना वो पहचान में आएगी। अगर हमें लगता भी है कि वो पहचान में आ रही है टीम, तो हम उस टीम को विड्रॉ कर लेते हैं, नई टीम भेज देते हैं वहाँ पे। तो अलग अलग तरीके होते हैं। लॉयल्टी टेस्ट करना है तो वो अलग टीम करेगी, अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन करने हैं तो वो अलग टीम करेगी, सर्वेलेंस करना है अलग टीम करेगी, फिजिकल इंक्वायरी करनी है तो अलग टीम करेगी। सर जैसे आपने बताया कि बच्चे भी है ना अपने पेरेंट्स के ऊपर है ना डिटेक्टिव छोड़ते हैं, तो वो क्यों छोड़ते हैं, ऐसे क्या वो फील करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज की जो लाइफ है बड़ी बिजी लाइफ है, हर कोई पैसे कमाने में लगा हुआ है, ठीक है, और सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या है कि वो अपने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों पे कम ध्यान देते हैं। ओके सर, ये एक केस स्टडी भी मेरे को बता दीजिएगा एक। केस स्टडी, लेट्स सपोज हमारे पास कोई बच्चा आता है 16-17 साल का, 18 साल का, तो पहले तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या मामला चल रहा है, ये क्यों हमारे पास आए हैं, क्या है। तो कई बच्चे बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना जो टाइम है, फ्री टाइम है, वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे, लेकिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, ठीक है। और वो पेरेंट्स को शिकायत भी करते हैं कि आप हमारे साथ जाते नहीं हो, कहीं पे फिल्म दिखाने नहीं लेके जाते, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हम, आप लोग बिज़ी रहते हो, ऐसा क्या काम करते हो कि आप बिज़ी रहते हो। तो वो हमारे पास आते हैं बच्चे, तो हम उनके पेरेंट्स के बारे में जानते हैं कि वो क्या करते हैं। तब हमें पता चलता है कि उनके अलग अलग अफेयर्स चल रहे हैं, उनकी आपस में बन नहीं रही है, ठीक है। उन्होंने एक समझौता किया हुआ है कि भाई क्योंकि बच्चे हैं तो इस वजह से साथ रह रहे हैं, अदरवाइज़ उनकी रिलेशनशिप ठीक ठाक चल नहीं रही है। तो इस तरीके के केसेस भी काफ़ी आते हैं हमारे पास। सर आपसे बात करके सर काफ़ी अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा सर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा डिटेक्टिव के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे, कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन? तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने इसमें कहा कि शादी से पहले, अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो शादी से पहले जांच बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोला, साइबर क्राइम के बारे में बोला, स्कैम के बारे में बोला, तो आप आज की डेट में बहुत स्कैम हो रहे हैं, आप बच के रहिए। और इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे मुद्दों को छुआ है। अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी डिटेक्टिव्स के बारे में, डिटेक्टिव कैसे काम करते हैं, किस तरीके के काम करते हैं और आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। आप कभी भी आपकी कोई ज़रूरत हो तो आप किसी भी डिटेक्टिव से मिल सकते हैं। हमारी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है APDI, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स। उसकी वेबसाइट है apdi.in, उसको लॉगिन कर सकते हैं। अपने आसपास के किसी भी डिटेक्टिव को आप हायर कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, सो दैट आप स्कैमर से बच सके, साइबर क्राइम से बच सके और जो पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस हैं उनसे बच सके। थैंक यू।